कहते हैं आप सभी का इस बुलेटिन में देहरादून से जो बड़ी खबर आ रही है, पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त, पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। चंदन राम दास लेंगे मंत्री पद की शपथ। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज भी शपथ लेंगे। इस सब देखिए नाम पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। इसके अलावा चंदन राम दास के साथ धन सिंह रावत, सतपाल महाराज भी शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ जो नाम आ रहा है सौरभ बहुगुणा का, सुबोध उनियाल का भी, ये भी शपथ लेंगे। रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल भी शपथ लेंगे। तो आज 2:30 बजे पुष्कर सिंह धामी अपने 8 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। अलग अलग लोगों का विभाग का बंटवारा किया जाएगा। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, लगातार अपडेट शुरू से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर, पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे। सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन राम दास। इसके बाद और भी कई सारे नाम सामने आए हुए हैं। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज भी शपथ लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी और साथ ही 8 विधायक जिन्हें कि मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उनकी आज शपथ होनी है। 2:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो देहरादून से जो बड़ी खबर है, लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभय कैंतुरा हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। अभय, बहुत सारे सस्पेंस बने हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। और क्या जानकारी मिल रही है? 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। 8 विधायकों को फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो फैसला लिया गया है, उनकी भी आज शपथ होनी है। और क्या जानकारी मिल रही है अभय आपको? देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ परेड मैदान में। ये वो परेड मैदान है जो इस समय कह सकते हैं कि उत्तराखंड की नई जो सरकार है उसके शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर तैयार है। इस समारोह को दिव्य भव्य बनाने की पूरी तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, जिनको आने में कम से कम 1 दिन का समय यहाँ पर लगता है। लेकिन वो लोग देर रात रवाना हो चुके थे, आज परेड मैदान में पहुंच चुके हैं। उन्हें पता है कि आज 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की। उनके शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य बनाने का जो कार्यक्रम है, भव्य बनाने का जो कार्यक्रम है, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और अभी तक की जो सूचना आ रही है, 5 प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देहरादून पहुंच चुके हैं। आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देहरादून पहुंच चुके हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री यहाँ पर देहरादून पहुंच चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ये कह सकते हैं कि जिनका शपथ ग्रहण 25 मार्च को होना है, वो भी देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर में देहरादून पहुंचने वाले हैं। और मंच पर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। सभी को इंतजार है उस घड़ी का, यानी 2:30 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ यहाँ पर होगा। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये मंच के तैयार स्टेज है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी मंच से यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह उनको यहाँ पर शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की। और इसके अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। मंच के कह सकते हैं कि बाईं तरफ, यहाँ पर मंच की जो बाईं तरफ है, उसमें आप देख सकते हैं कि साधु संतों के बैठने के लिए अलग से दीर्घा यहाँ पर बनाई गई, जिसको वीवीआईपी दीर्घा कह सकते हैं। जो विधायक यहाँ पर आएंगे, पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी होंगे, वो मंच के दाईं तरफ यहाँ पर रखे गए हैं। उनके बैठने के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा जो आम जनता यहाँ पर है, जिनके आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ आज 8 कैबिनेट मंत्री भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ यहाँ पर लेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं, जो इस वक्त की पूरी जानकारी है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज यहाँ पर मंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेंगे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। 3 नए चेहरे इस समय कह सकते हैं कि कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। जो बागेश्वर से विधायक है चंदन राम दास, उन्हें पहली बार कैबिनेट में जगह मिल रही है, वो भी मंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेंगे। सितारगंज से जो विधायक है सौरभ बहुगुणा, वो यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश से जो विधायक है, जो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल, वो भी आज कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी शपथ यहाँ पर लेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि
शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां वो कल से पूरी जोरों पर थी और आज अब सभी लोगों को उस घड़ी का इंतजार है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह का जो शुभारंभ होगा विधिवत उसका शुभारंभ यहाँ पर हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी आज शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का आकार और भी बढ़ाने की पूरी उम्मीद है कि इसमें और भी कई लोगों को शामिल किया जाएगा। जिन्हें शामिल करने की बात सामने आ रही है वो किस तरह के प्रोफाइल के लोग हैं, क्योंकि 8 लोगों का तो नाम फाइनल हुआ है और भी कई लोगों का नाम फाइनल हो चुका होगा, लेकिन कितना आकार किस हिसाब का रहेगा, किस हिसाब से रहेगा पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल का? सुन पा रहे हैं अभय आप? चलिए हम थोड़ी देर के बाद अभय से जुड़ेंगे और भी अपडेट उनसे लगातार लेते रहेंगे। तो धामी के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे और जैसा कि हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार पूरा अपडेट पहुंचा रहे हैं, किस तरह से मंच सजकर पूरी तरह से तैयार है। 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वीवीआईपी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आप तक वहाँ से पहुँचा रहे हैं। तो धामी के साथ 8 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। आज पुष्कर सिंह धामी लेंगे शपथ। 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। कुछ और मंत्री धामी के साथ शपथ लेने वाले हैं, जैसा कि पूरा नाम आपको बता भी चुके हैं। धन सिंह रावत हो गए, प्रेमचंद अग्रवाल हो गए, साथ ही साथ कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, जैसे कि सौरभ बहुगुणा हो गए, चंदन दास हो गए, कुछ और भी कई लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज जो तैयारियां की जा रही हैं शपथ ग्रहण समारोह की, पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह दिलाएंगे शपथ। साधु संतों और आंदोलनकारी भी शपथ में शामिल होंगे, शपथ समारोह में शामिल होंगे। परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जैसा कि आप थोड़ी देर पहले देख भी रहे थे किस तरह से तैयारियां वहां पर की गई हैं। धामी ने शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शपथ लेने से पहले बाकायदा वो टपकेश्वर मंदिर गए जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। अभय कैंतुरा के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभय, जो तैयारियां की गई हैं 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, किस तरह के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है और क्या कुछ खास तरह की बातें आपको दिख रही है इस शपथ ग्रहण समारोह के अंतर्गत? जी बिल्कुल, ये समझ सकते हैं कि इस समय इस शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य भव्य बनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंच के दाहिनी तरफ, यानी मंच का जो दाहिनी तरफ है उसमें आप देख सकते हैं कि संतों के लिए स्पेशल दीर्घा यहाँ पर बनाई गई है। इस दीर्घा में साधु संत यहाँ पर बुलाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि उनके आशीर्वाद से एक नई शुरुआत यहाँ पर की जा सके और ये शुरुआत सीधे तौर पर इस बात की होगी कि एक ऐसी शक्ति, इच्छा शक्ति भाजपा सरकार को मिल सके जो जनहित के कामों पर उतर सकते हैं। आप देख सकते हैं मंच पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, वो साधु संतों के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। बीजेपी की जो सह प्रदेश प्रभारी हैं रेखा वर्मा, वो यहाँ पर बैठी हुई है, वो साधु संतों से बातचीत यहाँ पर कर रही है और ये सब शुरुआत इन लोगों से यहाँ पर हो रही है ताकि एक बड़ा मैसेज यहाँ पर जा सके। आम जनता के लिए सरकार है और वो सभी लोगों को साथ मिलाकर, सब धर्मों को साथ मिलाकर काम करने वाली है। मंच के आप मंच पर देख सकते हैं इस समय मेरे सामने जो मंच है, जो मुख्य मंच है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य कार्यक्रम होगा, वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद है, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष वहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार वहाँ पर मौजूद है और ये वो तिकड़ी है जिनके संगठन के बलबूते में, कुशल नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार चुनाव में अपार सफलता यहाँ पर हासिल करी है। 2/3 से ज्यादा का बहुमत बीजेपी ने यहाँ पर हासिल करा। तो ये समझा जा सकता है कि बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में शुरू से ही लगी हुई थी। बीजेपी को उम्मीद थी कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद यहाँ पर सरकार अपना जब शपथ ग्रहण करेगी तो पूरी तरीके से, और उसके लिए ये कह सकते हैं कि प्रदेश भर में जो भी, चाहे वो साधु संत समाज हो, समाज सेवी हो या फिर सामाजिक कार्यकर्ता रूप में हो या फिर वरिष्ठ जन हो, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग हो, उन सभी को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भाजपा की तरफ से दिया गया कि वो सभी लोग यहाँ पर आए, उस ऐतिहासिक पल के गवाह बने और सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बाद में सरकार को अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि अभय एक बात मैं और जानना चाहता हूँ
जैसा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि मैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाऊंगा, यदि निमंत्रण दिया भी गया तभी शायद ना जा पाऊं। क्या यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं? विपक्ष की तरफ से कुछ इस तरह के बयान, हरीश रावत आएंगे नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी के और बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है नहीं दिया गया है, क्या उनके आने की संभावना है शपथ ग्रहण समारोह में? क्या जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, भाजपा की तरफ से सभी लोगों को निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सभी को निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल है, जिन्हें निमंत्रण यहाँ पर भेजा गया भाजपा की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उन्हें भी निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। लेकिन उम्मीद उनके इस शपथ ग्रहण समारोह में कम ही आने की उम्मीद है, यानी विपक्ष का शायद ही कोई नेता या पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हो इस शपथ ग्रहण समारोह में। अभी तक फिलहाल देखने को कोई ऐसी बड़ा चेहरा विपक्ष की तरफ से यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाया, लेकिन निमंत्रण भाजपा की तरफ से सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय बीजेपी चाहती है कि नेताओं से ज़्यादा आम जनता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, ताकि जनता देख सके कि उनकी जो सरकार हो किस तरह से काम करना चाहती है। उस विजन तक लोगों को पहुंचने की जरूरत है, और वो विजन आज सरकार बताने का अपना काम भी यहाँ पर करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए कोई नई सौगात दे सकते हैं। क्योंकि आज सरकार जब मंत्री पद की शपथ यहाँ पर लेंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, तो ये समझा जा सकता है कि उनके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से आसान्वित यहाँ पर रहेगी, पूरे सहयोग की यहाँ पर बात करेगी कि उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार हमेशा पूरा सहयोग यहाँ पर देगी। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस दिव्य शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य और भव्य बनाने की जो बीजेपी दावा कर रही थी, उसकी एक कदम और यहाँ पर बढ़ चुका है। जी अभय, अब लोग लगातार एक बात की चर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद खूब चर्चा हुई, मंथन, बहुत ही गहन मंथन चला कि किसे उत्तराखंड का सीएम बनाया जाए, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जो भरोसा जताया गया पुष्कर सिंह धामी के ऊपर जताया गया, क्या उत्तराखंड में आने वाले समय में जो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को देखते हुए बीजेपी ने उन पर भरोसा किया, या फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया इसलिए भरोसा किया गया, या फिर एक मौका दिया गया कि देखते हैं कैसा काम करते हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चुनौतियां बहुत सारी सरकार के सामने शुरू से ही होंगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि पार्टी के भीतर युवा और वरिष्ठ दोनों के बीच कैसे बेहतर सामंजस्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार और में जो दायित्वों का जो बंटवारा होना, वो किस प्रकार से किया जा सकता है। जो सरकार में ये कह सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्ति की अभी तक जो धीमी रफ्तार है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं। मेरे साथ खुद आम जनता यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से उनका सर आज धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करें, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? उनके सामने कोई चुनौती है? चुनौतियाँ तो है। क्या चुनौतियां मानते हैं आप? मेरे को नहीं, चलो भाई आप बताएंगे, आप खुद शपथ ग्रहण समारोह के लिए यहाँ पर आए, कहाँ से आए हैं? मैं लैंसडाउन विधानसभा से, धुमाकोट से। जी जी, क्या कुछ कहेंगे आज धामी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं? जी बहुत ही गर्व की बात है कि एक युवा मुख्यमंत्री दोबारा से हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जो ऊर्जा और जो उनके कार्यशैली है उससे प्रभावित सभी लोग हुए हैं, और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आप युवा भी हैं, क्या कुछ मानते हैं, क्या सोच सकते हैं युवा के लिए, कैसा काम होना चाहिए सरकार का? बिल्कुल, देखिए एक युवा नेता होने के नाते धामी जी से उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे पहले तो युवा बेरोजगार है, सबको रोजगार दिया जाए, और जो कि हमारी भाजपा सरकार रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, वो आगे भी हमेशा ऐसी बनी रहेगी, यही उम्मीद करते हैं, और बढ़िया सा रोजगार मिले हमारे युवाओं को। ये वरशंकर जी सब देख सकते हैं कि ये युवा हैं जो अपने रोजगार की बात यहाँ पर करना चाहते हैं। उनको पता है कि युवा मुख्यमंत्री उन्हें मिला है, और इस युवा मुख्यमंत्री में वो क्षमता है कि युवाओं की बात वो कर सकते हैं, युवाओं के लिए रोजगार यहाँ पर मुहैया करा सकते हैं। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं, जो सीधे कह सकते हैं कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से। अरे आप कहाँ से आए हैं? जी, चक्राता विधानसभा के लाखा मंडल से। क्या कुछ कहेंगे, आज धामी जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं? जी, इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं और शपथ ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और धामी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मोदी जी ने उनको दोबारा चुना है। नहीं, आप बताइए, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री मिल रहा है, कैसी सोच रखेंगे, क्या कुछ कहेंगे कि युवा मुख्यमंत्री बेहतर काम करे? बहुत अच्छी सोच है प्रदेश के लिए कि युवा मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जो दोबारा बने हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का बहुत अच्छा विकास होगा उत्तराखंड का। आप क्या मानते हैं, प्रदेश के लिए क्या कुछ करना चाहिए मुख्यमंत्री को?
मुख्यमंत्री जी से हमें इतनी उम्मीदें हैं कि हमें बिना मांगे ही मोती मिलता है ना, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ गिफ्ट में मिल ही रहा है, तो हम उम्मीद नहीं करते क्योंकि वो बिना मांगे सब कुछ हमें दे रहे हैं। और आज हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हमारे एक ही मंच पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का मिलन है और हमें उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि देखिए, चले इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, लालू यादव को दिल्ली एम्स में किया गया भर्ती। तो बड़ी खबर इस वक्त, लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया। रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स किया गया था उन्हें रिफर। एम्स ने जांच के बाद भर्ती करने से किया था इनकार, लेकिन लालू को वापस रांची के रिम्स लाने की थी तैयारी, लेकिन इस बीच उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से जो खबर आ रही है कि लालू यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, लालू को वापस रांची रिम्स लाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती किया गया है। तो लालू यादव को दिल्ली एम्स में किया गया भर्ती। रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स में उन्हें रिफर किया गया था। एम्स ने जांच के बाद भर्ती करने से मना किया था। लालू यादव को वापस रांची के रिम्स लाने की थी तैयारी, लेकिन तबीयत अचानक बिगड़ जाने के बाद दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया। तो बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में इस वक्त जेल की सजा काट रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से बाकायदा उन्हें जमानत भी मिली थी, लेकिन लगातार चूंकि केस कई सारे मामलों में उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे उसमें वो दोषी पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें रिम्स, उनकी जब तबीयत खराब हुई तो रिम्स में भर्ती किया गया था, लेकिन वहाँ से फिर दिल्ली एम्स में लाने की तैयारी चल रही थी क्योंकि उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जांच के बाद दिल्ली एम्स ने भर्ती करने से मना कर दिया था, लेकिन फाइनली अब लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त, लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया है। पहले एम्स ने जांच के बाद भर्ती करने से मना कर दिया गया था और लालू को वापस रांची के रिम्स लाने की तैयारी थी, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती किया गया। राकेश कुमार हमारे सहयोगी और अपडेट करेंगे। राकेश, लालू प्रसाद यादव की तबीयत के बारे में क्या जानकारी मिल रही थी आपको कि क्या वाकई बहुत ही उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है? लेकिन एम्स की तरफ से जब जांच किया गया तो मालूम चला कि नहीं, भर्ती करने से मना कर दिया गया, लेकिन अचानक उनको भर्ती कर लिया गया है। पूरी जानकारी दें, क्या अपडेट मिल रहा है वहाँ से आपको? देखिए, लालू प्रसाद यादव की तबीयत रिम्स में जब खराब होने की बात आई तो डॉक्टरों की एक टीम यहाँ बैठी थी और टीम ने डिसाइड किया था कि इनको एम्स रेफर किया जाए। इसके बाद से कल एयर एम्बुलेंस से देर शाम को उन्हें एम्स के लिए रेफर किया गया। वहां दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी एम्स में जांच कराई गई और इसके बाद से पाया गया कि शायद इनकी बीमारी उतनी गंभीर नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे इनको भर्ती किया जा सके। तो लालू यादव को कल भर्ती नहीं किया गया था। इसके बाद से सुबह से ही तैयारी चल रही थी कि क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार उनको कस्टडी में रखना था, तो किस तरीके से उनको या तो हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए या फिर उनको फिर वापस रिम्स लाया जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले उनको एयरपोर्ट तक लाया गया था कि शायद उनको वापस रिम्स लाना पड़ेगा। इसके बाद से एम्स की टीम के साथ संपर्क किया आरजेडी के नेताओं ने और इसके साथ साथ जो रिम्स के डॉक्टर थे उनके साथ बातचीत की गई है और इसके बाद से अब से थोड़ी आधे घंटे पहले ही एम्स में फिर से एक बार वापस दिल्ली में ही भर्ती कर लिया गया है लालू प्रसाद यादव को और अब उनका फिर से एक बार चेकअप किया जाएगा, इलाज किया जाएगा और जो जानकारी मिल पाई है कि 2 दिन के बाद से फिर रिपोर्ट की जाएगी कि आखिर लालू प्रसाद यादव की क्या स्थिति है, उनकी तबीयत कितनी खराब है और किस तरीके से किडनी में समस्या आई है। इन सारी चीजों के आकलन के बाद से आगे का फैसला लिया जाएगा। जी बिल्कुल। एक बात और जानना चाह रहे हैं राकेश, जो उनके खिलाफ आरोप चल रहे हैं, आरोपों को लेकर और क्या इस पूरे मामले में जानकारी मिली है कि किस जब दोषी पाए गए उन्हें सजा सुनाई गई है, रिम्स में उनको रखा गया, उनका इलाज भी चल रहा है, कस्टडी में वो हैं, क्या इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखने की ज़रूरत है? क्या एम्स में जिस तरीके से उनको भर्ती किया गया, अचानक सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक उनकी भर्ती वहाँ पर करा दी गई?
ये पूरा मामला अगर कहा जाए तो लालू यादव के पास कई केस थे, खास करके चारा घोटाले से जुड़े 5 केस लगभग चल रहे हैं उनके, और 5 केस में उनको सजा हो चुकी है। अंतिम केस जो डोरंडा का मामला था उसमें उनको 5 साल की सजा दी गई थी, साथ साथ एक जुर्माना भी लगाया गया था। तो सजा की अवधि उनकी जिस तरीके से पूरी की जाने की बात कही जा रही है कि आधी सजा हो सकती है, उसके बाद से उनको बेल पे लाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनका इलाज इसलिए किया जा रहा था कि उनकी किडनी में समस्या है, शुगर बढ़ता नजर आ रहा है और कई ऐसी समस्या है, 12-13 बीमारियों का जिक्र किया गया था। डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही थी। इसके बाद से तय हुआ कि झारखंड में जिस तरीके से इलाज हो रहा है, तो डॉक्टरों की टीम ने कहा कि इनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाना चाहिए, क्योंकि लग रहा था कि उनकी तबीयत अगर बिगड़ जाएगी तब शायद संभालना मुश्किल होगा। इसके बाद डॉक्टरों की टीम बैठकर बातचीत की, मीटिंग हुई और एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें दिल्ली रेफर किया गया था। लेकिन कहीं न कहीं इस बारे में चर्चा होने लगी है कि राज्य में हेमंत सरकार है जो कि कहीं इनको तवज्जो दे रही है, इनको एक अलग से सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिसके बाद से उनको एम्स भेजा गया, क्योंकि रांची में लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों की संख्या निर्धारित कर दी गई थी जेल मैनुअल के अनुसार, और वो कहीं न कहीं उनको थोड़ी समस्या हो रही थी इसको लेकर के, कोई मिल नहीं पा रहा था। तो दिल्ली अगर एम्स में भर्ती हो जाते तो उनकी एक बेटी जो मीसा भारती है वो भी दिल्ली में रहती है, और हो सकता है कि एम्स में भर्ती होने के बाद से वहां पे उस तरह की पाबंदियां थोड़ी कम हो जाती। ये सारे समीकरण लग रहा है बनाए जा रहे थे, क्योंकि राजनीतिक हलकों में इस तरह की चर्चा भी है। इसका विरोध भी बीजेपी के नेताओं ने किया था। और अब जाकर फिर से एम्स में भर्ती किया गया है। अब देखना है कि आगे किस तरीके से डॉक्टर की टीम सफाई देती है और साथ साथ बाकी मुद्दों पे किस तरीके से बातचीत की जाती है। चलिए, बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी और डॉक्टरों की एक टीम ने रिफर किया कि इन्हें अच्छे इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती किया जाना चाहिए। और चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस।